हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। हाँ जी, हमारा चैप्टर 14 है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो लड़ाइयाँ होती है, डिस्प्यूट्स यानी कि लड़ाई। ठीक है, फर्स्ट आ गया, अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन और बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयर्स और वेरियस वर्कमैन विच इज कनेक्टेड विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क, अदर कंसर्न पर्सन। डिस्प्यूट किसको बोलेंगे? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो झगड़ा होगा, किसको लेके? वर्किंग कंडीशंस को लेकर, या जो टर्म पे लेबर आया था, ठीक है, अगर वो टर्म फुलफिल नहीं हुई, उस टर्म्स को लेकर। इन जर्नल टर्म में क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बी डिफाइन एज अ कंफ्लिक्ट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इन अ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, काम करने में दोनों का अलग अलग ओपिनियन होगा। देन मैनेजमेंट रिसोर्ट टू लॉकआउट एंड वर्कर रिसोर्ट टू स्ट्राइक। ठीक है, घेराव पीके क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट चाहता है कि वो लॉकआउट यानी कि अंदर के अंदर बात रहे, और वर्कर्स क्या चाहते हैं कि वो स्ट्राइक ही करते हैं हमेशा। ठीक है, देन ये कुछ डेफिनेशंस आ गई, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। ये क्या चाहते हैं? रिजल्टिंग इन स्टॉपेज ऑफ वर्क मीन्स अ स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, द रिजल्ट एंड इंक्रीज इन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस fixed expenses continue to be incurred. It also lead to be fall in sales and the rate of turnover. एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री का अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वर्क स्टॉप हो जाता है, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। उसको अब एक्सपेंसेस तो इनकट करने ही पड़ेंगे, फिक्स कॉस्ट तो उसकी आ ही रही है। ठीक है, उसकी सेल्स फॉल हो गई, ठीक है, प्रॉफिट फॉल हो गया, तो वो एम्प्लॉयर की बात को कैसे सुने? वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात को कैसे सुनूं जबकि मेरे सारे सामान रुक गया। और एम्प्लॉय क्या कहता है? एम्प्लॉय को क्या होता है? उसको इनकम का लॉस होता है, वेजेस का लॉस होता है। जितनी देर वो स्ट्राइक पे रहेंगे उसको उतनी देर पेमेंट तो मिलेगी नहीं। ठीक है, वर्कर की फैमिली है, ठीक है, हार्डवर्क करना पड़ता है, उनको सफर करना पड़ता है ऐसे स्ट्राइक के केस में। हाँ जी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस किस तरह से हो सकता है? फर्स्ट आ गया स्ट्राइक। स्ट्राइक में क्या होगा? पर्सन ऑफ बॉडी एम्प्लॉयज इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग एज अ कॉम्बिनेशन, सब मिल जाएंगे और कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ हु आर सोबिंग, जो काम कर रहे हैं वो लोग, वो सब मिल जाएंगे और काम बंद कर देंगे। वही होगी स्ट्राइक। अब स्ट्राइक की टाइप, इकोनॉमिक स्ट्राइक कैसी होगी? वर्कर फुलफिल देयर इकोनॉमिक डिमांड लाइक द राइज इन देयर वेजेस सैलरी। इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या है? वो अपनी सैलरी और वेजेस के लिए लड़ रहे हैं। सैम्पैथिक स्ट्राइक क्या है? जब वो अपने किसी मेंबर के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जनरल स्ट्राइक क्या है? जब वो इंडस्ट्री और रीजन डिमांड ऑफ ऑल वर्कर इन द इंडस्ट्री, सभी की डिमांड एक ही है, तो वो जर्नल रीजन बन जाएगा। सिट डाउन स्ट्राइक, सिट डाउन क्या है? डोंट लीव द वर्क प्लेस नहीं छोड़ते, वहीं पे ही बैठ जाते हैं। स्लो डाउन वर्क साइड, इसमें क्या करते हैं? इस स्ट्राइक इसमें क्या करते हैं? जो उनके काम करने की स्पीड है उसको स्लो कर देते हैं, काम धीरे धीरे करेंगे। सेकंड आ गया लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट इज डन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाएगा, to put the pressure on the workers by stopping the work. The reason is to do this so that the worker will start work according to the term and condition of the employer. वर्कर प्रेशर डालेगा एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉयज पे, कि वो अपना काम स्टॉप कर दे। ठीक है, वर्कर एम्प्लॉयर जो है वो प्रेशर डाल रहा है उनपे
मतलब इतना काम दे रहा है, इतना काम दे रहा है कि वर्कर खुद बोलेंगे नहीं हमें नहीं करना। ठीक है, ऐसे। ठीक है, या फिर वो बोलेंगे ठीक है आपकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग करें। घेराव, घेराव क्या है? कलेक्टिव एक्शन ऑफ वर्कर नॉट अलाउड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो घेराव बना देते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, पूरे चारों साइड पे खड़े हो जाते हैं कि कोई जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। ये घेराव हो। देन पिकेटिंग, पिकेटिंग क्या है? ये भी एम्प्लॉय, व्हेन एम्प्लॉयर डोंट टेक एनी एक्शन फ्रॉम द डिमांड ऑफ वर्कर, देन ऑल द वर्कर कलेक्टिवली सिट एट द फ्रंट ऑफ द फर्म गेट, इट इज ऑल्सो एज अ धरना। ठीक है, पिकेट यानी कि धरना लगा दे। ठीक है, जब एम्प्लॉयर उनकी बात नहीं मान रहा तब। कॉजेस क्या 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 कॉज होते हैं? इकोनॉमिक इशू, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण क्या क्या होते हैं? इकोनॉमिकल इशू, उनको अपने वेजेस बढ़ाने की वो होती है कि हमारे वेजेस बढ़ जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमें बोनस मिले। वायलेंस एंड इनडिसिप्लिन, अगर वर्कर जो है, एम्प्लॉयर जो है वो उनके साथ मतलब वायलेंस कर रहा है, इनडिसिप्लिन है वर्कर के साथ, तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं। सिंपैथिक इशू, सिंपैथिक इशू क्या है? ये हमने पढ़ा था, किसी भी वर्कर के साथ इनजस्टिस हुआ हो तो सारा यूनियन उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि किसी को अनडिजर्व पनिशमेंट दे दी, वर्बल अब्यूज कर दिया। मिसलेनियस में कौन से आ गए? नेशनल आ गया, साइकोलॉजिकल आ गया, इंस्टीट्यूशनल आ गया, कुछ भी हो सकता है। देन डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे की जा सकती है? फर्स्ट, डिस्प्यूट विदाउट स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करके। ठीक है, एक दूसरे की बात आगे रख के और फिर दोनों में से कोई आधी आधी बातों पे कॉम्प्रोमाइज कर जाए। कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे कर सकते हैं? पहले तो कलेक्टिव मैनर में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों इकट्ठे आए, डिस्कस करें अपनी डिमांड्स को, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। देन साइनिंग अ फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट को साइन करेंगे कि यस हम फुलफिल करने के लिए यहाँ अग्री हैं इस डिमांड पे। ठीक है, और साथ में उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि अगर ये फेल हो जाते हैं, जो इन्होंने बोला है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयर अगर फेल हो जाते हैं ये करने में, तो जो वर्कर है या जो, अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता तो एम्प्लॉय, और अगर एम्प्लॉय फेल हो जाता तो एम्प्लॉयर, तो वो लोग एबल है कि वो स्ट्राइक करे, लॉकआउट करे। देन सेकंड तरीका कौन सा है? वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या है कि एक बाहर का बंदा बुलाओ। ठीक है, यानी कि एक सेंटर पर्सन, उसको बुलाओ, वो आपकी दोनों की प्रॉब्लम को सुनेगा, देन सेटलमेंट पे पहुंचेगा। ठीक है, इसका तरीका क्या है? सेटलमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट, अगर तो ये बिना स्टेट के चल रहा था, अब स्टेट आ गया, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट आ गई, तो इन्फ्लुएंस हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से, तो उसमें सब कुछ कंपलसरी करना पड़ता है। ऊपर वाले केस में कुछ भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन जहां गवर्नमेंट आ गई वहां पे पक्की चीज चाहिए होती है, तो कंपलसरी करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, कंपलसरी वो स्टैब्लिश करेंगे पार्टीज, जो कंपनी की दो लड़ रही हैं वो। फिर कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। फिर वॉलंटरी और कंपलसरी ये दोनों हो सकते हैं। कॉन्सिलेशन यानी कि दोनों को बिठा के बातचीत की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, आर्बिट्रेरी को बुलाया जाएगा कंपलसरी। नाउ मेजर टू कंप्लीट इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ऐसे कौन से हमें स्टेप उठाने चाहिए जिससे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ठीक हो जाए, यानी कि हमें ऐसा स्टेप लेना ही ना पड़े जिसमें स्ट्राइक, घेराव वगैरह हो। ठीक है,
तो कौन से तरीके हैं? फर्स्ट है प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट। Progressive outlook of the management of each industrial enterprise. It should be conscious or its obligations, its responsibility to the owner of the business, the employee and the customer and the nation. The management must recognize the right of workers to organize union to protect their economic and social interest. प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट यानी कि हमेशा आगे की तरफ बढ़ने वाली मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट हमारी ऐसे होनी चाहिए जो वर्कर के लिए राइट स्टेप ले। ठीक है, ट्रेड यूनियन बना दो कंपनी के अंदर। ठीक है, अगर वो मान लो आपसे बात नहीं कर सकते हैं लेकिन वो अपने ट्रेड यूनियन से बात कर सकते हैं क्योंकि वो वहां पे उनके जैसे इम्प्लॉय हो। ठीक है, तो हमेशा प्रोग्रेसिव रहो। देन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियन, जो यूनियन बनाई जा रही है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हो। एटमोसफेयर ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जो म्यूचुअल ट्रस्ट पे हो। ठीक है, दोनों का जो ट्रस्ट होना चाहिए वो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होना चाहिए। देन म्यूचुअल अकोमोडेशन क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट होना चाहिए उनके पास कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। सिंसियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट, जो भी अब एग्रीमेंट में डिसाइड हो गया उसको सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट में डिसाइड हो गया और फिर सब वैसे का वैसे। सिंसियरली फॉलो करो वरना डिस्प्यूट्स होकर रहेंगे। देन वर्कर पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, वर्कर की पार्टिसिपेशन लो ताकि जब आप ताकि अगर वो डिसीजन गलत हो तो वर्कर ये ना कह सके कि मुझे पता ही नहीं था या मुझसे धोखे से डिसीजन, ये मुझे तो सुनाया गया डिसीजन, मेरे से पूछा नहीं है। ठीक है, तो वर्कर की पार्टिसिपेशन लो, वर्कर बताएंगे कि वो उसके लिए लायबल है या नहीं, उसको उनको वो डिसीजन पसंद आया या नहीं, तो वो डिस्प्यूट होने से पहले ही सॉल्व हो जाएगा। साउंड पर्सोनल पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज हैं वो एम्प्लॉयर के पास प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसी है। देन गवर्नमेंट रोल क्या है कि गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस इट शुड टेक अ लॉ जो कंपल्सरी बनाए गए हैं वो सब फॉलो हो। देन प्रिवेंट, कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स है, टेक्निक्स है इनसे बचने के लिए। फर्स्ट आ गया मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स डिफाइन एंड रेगुलेट टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो प्रॉपरली एम्प्लॉय को बताई जा रही है, जो भी स्टैंडर्ड है वो प्रॉपरली डिसाइडेड है और वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की उनको रेगुलेटली स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं, उनका रेगुलेटरी बिहेवियर चेक किया जाता है। देन आ गया वर्क कमेटी। सेकेंड आ गया कोड ऑफ इंडस्ट्रियल बिहेवियर। कोड यानी कि उनकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उनको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कंपनी के, वर्क को स्टॉप नहीं कर सकते। कोड ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, ये प्रॉपरली डिफाइन कर दो, एग्रीमेंट में लिख दो कि आप स्ट्राइक स्टॉप नहीं कर सकते वर्क को, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके लिखना पड़ेगा। एलिमिनेट नहीं कर सक एलिमिनेट करेंगे हम वायलेंस को। ठीक है, सेटलमेंट करेंगे डिस्प्यूट का नेगोशिएशन के तरीके से या आर्बिट्रेरी के तरीके से। ठीक है, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। देन वर्क कमेटी में क्या कह रहे हैं, 100 और मोर वर्क, सेटअप ऑफ वर्क कमेटी। ठीक है, 100 या 100 से वर्कर जहाँ ज्यादा है वहां पे एक वर्क कमेटी सेटअप होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय के भी। ठीक है,
तो ये लोग किस किस चीजों पे ध्यान देंगे? वेलफेयर पे, ठीक है, रिक्रिएटिंग एक्टिविटी पे, सेफ्टी पे, डिसीजेज एंड प्रोटेक्शंस पे, लाइटिंग, टेम्परेचर्स, कंडीशंस पे, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, ड्राइंग रूम, मेडिकल हेल्थ, सेल्फ, इन सब पे। देन ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल भी बनाई जा सकती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा सजेस्टेड है। इसमें भी इक्वल नंबर आएंगे दोनों में से। मैक्सिमम या तो 6 हो सकते हैं, मिनिमम 12 हो सकते हैं। ठीक है, ये मेंबर क्या करेंगे? गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ये किसकी? इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, कंसल्टेशन की और एडमिनिस्ट्रेशन की। देन जॉइंट काउंसिल, जॉइंट काउंसिल क्या है? डील करते हैं उन मैटर के साथ जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड efficiency and fixing of productivity norms for man and machinery for their as a whole। ठीक है, ज्वाइंट काउंसिल क्या करेगी? प्रोडक्शन और मैन और मशीनरी दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, मैन को मशीन ना समझा जाए, इस पे ये काउंसिल ध्यान देगी। और जहां पे 500 एम्प्लॉयर काम करेंगे वहां पे ये काउंसिल बनाई जाएगी। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होंगे? ये ऑलरेडी इंगेज होगी यूनियन में, यूनिट्स में। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, और चेयरमैन जो है वो वर्कर द्वारा नॉमिनेटेड किया जाएगा। 2 ईयर के लिए इनका टर्म होएगा। मीटिंग की जाएगी 1 इन क्वार्टर, इनकी 3-4 महीनों में एक बार। ऑप्टिमम यूज ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट होनी चाहिए, फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, हॉलीडे एंड वर्किंग आवर का शेड्यूल प्रिपेयर होना चाहिए। देन लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स क्या होंगे? ये भी जहाँ पे 500 से ज्यादा या 500 है वहां पे बनाई जाएगी। इनका काम क्या होगा? उनको सेफ्टी, वेलफेयर और हेल्थ प्रोवाइड कर, ठीक है, मेंटेन करना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन करें। ठीक है, और एम्प्लॉयर को ऐसा ना लगे कि उनकी हेल्थ और उनकी वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया जाए। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये तो आपको पता ही है, दोनों के बीच में नेगोशिएशन होना। ठीक है, दोनों एक एक पॉइंट पे दोनों का अग्री हो जाना। देन 3 पार्टी बॉडीज, ये क्या है? स्टैंडिंग लेबर कमेटी, wages board and industrial committee operating at a central level. At that state labor advisory board has been set up. The recommendation given by this body are advisory in nature and not statutory। ये भी बाकियों की तरह ये लेबर कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, उनकी वेजेस, उनकी कंडीशंस के ऊपर। देन ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन तो आपको पता ही है, सारे मेंबर जो एम्प्लॉयज है वो अपना एक क्या बनाते हैं? एक यूनिट बनाते हैं, एक सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक मेंबरशिप बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के फीचर्स क्या हैं? जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है वो अचीव करते हैं वो। ठीक है, एक दूसरे का साथ देते हैं चाहे वायलेंस का केस हो। इंडिया में ग्रोथ जो है ट्रेड यूनियन की सबसे ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, 6 फेजेस आ गए। 1918 में आया था ट्रेड यूनियन और 1947 तक इसके 6 फेजेस आ गए। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेज और सैलरी के लिए ये खड़े होते हैं। ठीक है, वर्किंग कंडीशन के लिए ये वर्किंग कंडीशन चाहते हैं अच्छी, पर्सनल पॉलिसीज के लिए भी ये साथ देते हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, ठीक है, वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और ठीक करने के लिए, सेफ गार्ड हेल्थ के लिए। ट्रेड यूनियन को अब चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं?
हाँ जी, इंटरनल चैलेंजेस होंगे और एक्सटर्नल चैलेंजेस होंगे। इंटरनल चैलेंजेस, फर्स्ट आ गया अनइवन ग्रोथ ऑफ यूनियनिज्म। हाँ जी, ये पढ़ो और बताओ क्या लिखा है इसमें। हाँ जी, अनयूनियन ग्रोथ ऑफ यूनियनिज्म। इंटरनल चेंज क्या आए हैं? पहले जो यूनियन बनती थी वो थोड़ी बहुत बनती थी, और जो अब है वो यूनियन पे यूनियन बन रही है, ट्रेड पे ट्रेड बन रही है। ठीक है, अब एम्प्लॉय का ज्यादा रोल हो गया, एम्प्लॉय का ज्यादा रोल हो गया देन द एम्प्लॉयर। Trade unionism has mainly influenced the organization industrial, especially in the major metal, and many smaller industry in the unionized sector are left behind. ठीक है, वो बोल रहे हैं इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े ट्रेड यूनियन को। ट्रेड यूनियन कह रहे हैं कि हमारे मतलब हमारी जो ग्रोथ है, हम जो बना रहे हैं वो अनइवन हो रही थी। ठीक है, हमें सिर्फ स्मॉल एक्टिविटीज में बोलने का राइट था, बड़ी एक्टिविटीज में बोलने का राइट नहीं था। देन स्मॉल साइज ऑफ यूनियन, जो यूनियन होते थे उनके जो मेंबरशिप्स होती थी वो लो होती थी, लोग कम ज्वाइन करते थे यूनियन। देन फाइनेंशियल वीकनेस, सारे एम्प्लॉयज हैं, सारे अपने मतलब स्मॉल रेट्स पे वर्क कर रहे हैं, तो जो यूनियन में पेमेंट करनी होती थी वो पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो यूनियन में क्या है, फाइनेंशियल वीकनेस होती थी। मल्टीप्लिसिटी यूनियन रिवाइवरी, the existence of revival union with conflicting ideology is greatly responsible for unhealthy growth of trade union movement in India। ठीक है, कुछ यूनियन बनाई क्यों जाती थी, कुछ इंडस्ट्रीज में यूनियन बनाई क्यों जाती थी, लड़ने के लिए, कन्फ्लिक्टिंग के लिए, तो वो क्या था, यूनियन के नेम को खराब कर रहा था। देन इंटर यूनियन रिवाइवली, ये भी क्या था, कलेक्टिव बार्गेनिंग और रिड्यूसिंग इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्कर। मतलब यूनियन में इतनी पावर नहीं थी, वो मतलब नीचे आ जाते थे, वो मान जाते थे। देन एक्सटर्नल चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गई हैं, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, इनको ट्रेड यूनियन को गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं इतना मिला। ठीक है, मैनेजरियल स्ट्रेटजी, एचआरएम पॉलिसीज, जो भी मैनेजरियल स्ट्रेटजीज बनाई जाती थी वो इनको वीकर से वीकर करती थी हर बार। हाँ जी, चैप्टर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। डैश इज नॉन एज धरना। हाँ जी, धरना क्या था चारों में से? पिकेटिंग। पिकेटिंग, वेरी गुड। ठीक है, हमारा ये सब्जेक्ट हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट करना है? इकोनॉमिक भी हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी हो गया, ये दो रहते हैं। यस मैम। कौन से शुरू करना है? मैम इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट।
ओके, ये तो इजी है। ठीक है, ओके, कल से फिर हम ये वाला मैम चैप्टर। हाँ जी, मैम बोलो। अगर ये इजी है इसे रहने दो, दूसरे वाला चेक करना। इजी वाला तो हम खुद भी कर सकते हैं ना। वैसे तो दोनों ही इजी चैप्टर है। ये देखो, मार्केटिंग से रिलेटेड है सारा। मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट क्या है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 7 Ps, टाइप, फीचर, वही सब है। कोई बात नहीं, पहले हम इंटरनेशनल बिजनेस कर लेते हैं, फिर मार्केटिंग शुरू कर लेंगे। यस मैम।